सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शेख हसीना की। क्या हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। या फिर चीन की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए हैं? कई दिनों से बांग्लादेश में चल रहा आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब आपको बता दें, बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था ने लगभग दम तोड़ दिया है। राजधानी ढाका हुड़दंगियों के हवाले हो चुकी है और प्रधानमंत्री निवास में अराजकता के निशान चारों ओर दिखाई दिए। गृह मंत्री का घर आग के हवाले हो चुका और सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को कई दिनों पहले ये समझ आ गया था कि देश की कमान उनके हाथों से निकल चुकी है। जब वो अपना विदाई भाषण दे रही थी कि अचानक आंदोलनकारी वहां पहुंच गए और हसीना को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। उधर ढाका में सेना प्रमुख जनरल बकार उज जमान ने लोगों से शांति बहाली की अपील की है। बांग्लादेश में जो तमाम अपडेट्स और रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद बहन रेहाना संग मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बकार उज जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, हम हालात काबू में ले जाएंगे, भरोसा रखे। बांग्लादेश पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में धधक रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो हिंसक हुई, जो झड़पें हुई हैं, क्योंकि हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ में आंसू गैस के गोले भी लगातार छोड़ रही थी। इसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो चुके, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है अभी अगर देखा जाए तो गूगल सर्च में टॉप ट्रेंड में वो आ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजार, बैंक और कंपनियां बंद कर दी गई हैं। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई। शेख हसीना और उनकी सरकार ने शुरुआत में कहा कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। इसी के साथ झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी, जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं बल्कि आतंकवादी है, जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे इन आतंकियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाए। बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन, क्योंकि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर छोड़ने और भारत आने तक के पूरे घटनाक्रम को दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में खोजा गया। प्रदर्शनकारियों ने नरसिंगडी जिले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिसे लेकर अवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस पर भड़के प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। अवामी लीग के कार्यकर्ता डरकर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकलकर उनको पीट पीट कर मार डाला गया। अब हम समझेंगे कि आखिरकार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे थे प्रदर्शनकारी, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसा और मौतों के लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं हसीना के विरोधी और मानवाधिकार समूहों ने उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसलिए शेख हसीना का इस्तीफा जो है लगातार मांग रहे हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही। बांग्लादेश में प्रदर्शन कब और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में सरकार ने
साल 2018 में अलग अलग समुदाय को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था। इस साल 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और दोबारा आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें 150 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले में परिवर्तन करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी थी। इसमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो कि पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए तय कर दिया गया। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश चल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारी इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। धीरे धीरे प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर जा चुकी है। शेख हसीना 2009 में दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। ताजा घटनाक्रम से पहले तक इस पद पर रही। लगातार 15 सालों तक उन्होंने बांग्लादेश की बागडोर संभाली। अपने आर्थिक सुधार वाले फैसलों के लिए दुनिया भर में, खास तौर पर दक्षिण एशिया में अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी। कुछ हफ्तों पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उनके कार्यकाल का अंत इस तरह से होगा। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 15 अगस्त 1975 की बात है। बांग्लादेश को आजाद हुए 4 साल हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। सेना के 2 अधिकारी, कैप्टन बजलुल हुडा और मेजर नूर ने शेख मुजीब, उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या कर दी। शेख हसीना और उनकी बहन इस हमले से इसलिए बच गई क्योंकि उस वक्त वे बांग्लादेश में नहीं थी। परिवार की हत्या के बाद सालों तक शेख हसीना वतन नहीं लौटी। ये पल आया 1981 में। वापस आने के बाद हसीना ने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज उठाना शुरू किया। कई मौकों पर उन्हें घर में नजरबंद करके भी रखा गया। 1990 आते आते हसीना मजबूत होने लगी। फौज के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी किया। इरशाद को इस मांग के आगे झुकना पड़ा। हालांकि 1991 के चुनावों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को जीत नहीं मिली। उनकी विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खलीदा जिया पीएम बनी और शेख हसीना ने बीएनपी पर चुनावों में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बाकी पार्टियों के साथ संसद का बहिष्कार कर दिया। 5 साल बाद यानी कि 1996 के चुनावों में पहली बार शेख हसीना की पार्टी को जीत मिली। वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हालांकि सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। पहले कार्यकाल के दौरान विरोधियों ने पूरे देश में रैलियां, हड़तालें आयोजित की। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा भी हुई। विपक्ष को इसका फायदा मिला और अगले चुनाव के बाद खलीदा जिया फिर से प्रधानमंत्री बन गई। साल 2004 शेख हसीना के लिए जानलेवा हमला लेकर आया। वो एक रैली में पहुंची थी, तभी उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। धमाके में 20 लोग मारे गए और कई जख्मी भी हुए। हालांकि शेख हसीना यहां पर बच गई। इसके बाद से शेख हसीना बुलेट प्रूफ कांच की सुरक्षा में भाषण देती हैं। इसके बाद आया साल 2009। शेख हसीना की पार्टी को चुनावों में जीत मिली। अगले ही साल जनवरी 2010 में सेना के 5 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दी गई। ये वही अधिकारी थे जिनका नाम शेख मुजीब की हत्या में आया। 2009 से
अब तक जितने भी चुनाव हुए तब से वो लगातार जीतती रही। बांग्लादेश हिंसा के केंद्र में आरक्षण व्यवस्था है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित है। अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए सबसे अधिक 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए आरक्षित है। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां पर शासन पश्चिमी पाकिस्तान से चलता था, जो आज का पाकिस्तान है। 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान सरकार उर्दू थोपना चाहती थी। इससे लोग काफी गुस्से में थे, नाराज थे। उन्होंने विरोध किया। सरकार ने विरोधियों को कुचलने की कोशिश की, मगर प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। इन विरोध प्रदर्शनों को अवामी लीग लीड कर रही थी। फिर 1970 का साल आया। पूरे पाकिस्तान में चुनाव हुआ। इसमें अवामी लीग को जीत मिली, मगर उनको सरकार की कमान नहीं दी गई, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा भड़की। इसके बाद पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उनके साथियों ने मोर्चा संभाला और गुरिल्ला फौज मुक्ति बाहिनी के नेतृत्व में लड़ाई चली। भारत ने उनकी मदद की, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब सेना भी भेजी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली। नए मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आजादी की इस लड़ाई में दो धड़े थे। पहला धड़ा उन लोगों का था जिन्होंने मुक्ति बाहिनी के लिए काम किया। जंग के बाद उनको नायकों सा दर्जा मिला। उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। हालिया प्रोटेस्ट की जड़ में यही आरक्षण है। दूसरे धड़े में वो लोग थे जिन्होंने मुक्ति बाहिनी की बजाय पाक फौज का साथ दिया। यूं तो वे भी पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय निवासी थे, मगर आजादी के खिलाफ थे। उनको राजाकार कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वॉलंटियर। बांग्लादेश में आज अधिकतर लोग यही कहेंगे कि राजाकार माने देशद्रोही, क्योंकि अभी वाले प्रोटेस्ट में ये भी एक मुद्दा है। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र में आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व हैं। तीसरे नंबर पर मूल निवासी आते हैं, उनके लिए 5% सीटें आरक्षित है। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित है। इस तरह टोटल आंकड़ा हुआ 56%। यानी सरकारी नौकरियों की 100 में से 56 सीटें पहले से रिजर्व है। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर कॉम्पीट कर सकते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाह बढ़ रही है। ये प्राइवेट जॉब्स की तुलना में स्थायी और अधिक सम्मानजनक होती है। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी अंतिम विकल्प बनकर उभरा है। कोटा सिस्टम के विरोध की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके खिलाफ पहला बड़ा प्रोटेस्ट 2018 में था। तब राजशाही यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में फैल गया। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट ने पूरे मुल्क को जाम कर दिया। फिर छात्रों का नया गुट सामने आया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर हमले किए। इन हमलों का आरोप बांग्लादेश छात्र लीग BCL पर लगा। BCL प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। जब सरकार पर दबाव बढ़ा, उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए।
फिर 5 जून 2024 की तारीख आई। कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया, पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू करने के लिए कहा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका विरोध किया। कई हफ्तों तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चला। मामला नारेबाजी और रैलियों तक सीमित था, मगर 15 जुलाई को हिंसा भड़क गई। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी डीयू से हुई। यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेज हिंसा की जद में आए। फिर तो चैन शुरू हो गई। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त है और उसकी लीडर देश छोड़ चुकी है। वही सजीब वाजिद ने अपनी मां शेख हसीना की सरकार के पतन के लिए देश के एक छोटे समूह और आईएसआई की साजिश को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हसीना सरकार के खिलाफ विरोध का कोई कारण नहीं था, चूंकि सरकार ने आरक्षण को घटाकर काफी कम कर दिया था। उन्होंने अपनी मां की जान बचाने के लिए भारत के पीएम का आभार जताया है। आरक्षण पर क्या बोले हैं सजीब वाजिद वो भी जानते हैं, क्योंकि पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद जॉय ने आगे कहा कि आरक्षण कोटा बहाल करने का फैसला हसीना सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी भी पुलिस को लोगों पर हमले करने का आदेश नहीं दिया। साजिब ने कहा कि सरकार ने तुरंत बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, मगर इसके बावजूद प्रदर्शनकारी उनकी मां शेख हसीना की सरकार से इस्तीफा लेना चाहते थे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने कहा, आखिर प्रदर्शनकारी छात्रों के पास कहां से हथियार आए? वे सभी स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि दंगाइयों की भीड़ थी। वे आतंकवादी थे जिन्हें एक निर्वाचित सरकार गिराने के लिए उकसाया गया। मेरी मां ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो देश में नरसंहार को रोकना चाहती थी। यूएस की भूमिका पर क्या बोले हैं शेख हसीना के बेटे, हम वो भी जानेंगे, क्योंकि सजीब वाजिद ने कहा कि उनके पास इस बात के कोई प्रूफ नहीं है कि अमेरिका इसमें शामिल है या नहीं, मगर हालात पर गौर करें तो पता चलेगा कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया था। उन्होंने कहा, शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, जहां पहले दौर के प्रदर्शन के बाद सरकार ने आरक्षण घटा दिया था, जिसके बाद सरकार ने हिंसा रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हिंसा का आदेश नहीं दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंसा को पश्चिमी देशों की ओर हवा दी गई है। क्या हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? ये भी सबसे बड़ा जो प्रश्न है ये उठता है, या फिर चीन की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए हैं? सवाल कई सारे इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चल रहा जो आंदोलन है अब वो उग्र होता जा रहा है और हालात जो हैं वो काफी खराब हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे जो कानून व्यवस्था है वो लगभग दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि राजधानी ढाका से शुरू हुआ ये जो आंदोलन है ये लगातार उग्र होता दिखाई दे रहा है और चारों ओर इसके अराजकता के निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। आज के खास कार्यक्रम में हमने बात की शेख हसीना के राज से लेके पतन तक का कैसा रहा सफर, क्या रहा कारण, क्यों बांग्लादेश में इस वक्त उग्र आंदोलन छिड़ा हुआ है। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।